नेता नगरी के इस सत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात करेंगे जम्मू कश्मीर के सियासी हालात के बारे में। गुलाम नबी आज़ाद का इस्तीफा कांग्रेस से, उसके बाद उनके समर्थकों का इस्तीफा, जो पिछली विधानसभा थी उसमें जो विधायक थे कांग्रेस के उनमें से ज़्यादातर का इस्तीफा, उसके बाद तमाम तरह के बयान। कोई कह रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जाएंगे, कोई कह रहा है भाजपा के साथ जाएंगे, सैफुद्दीन सोज, पैंथर्स पार्टी, लोन, सबके अपने अपने बयान हैं। पर असल में ज़मीन पर क्या हो रहा है? गुलाम नबी आज़ाद के अपनी अलग राजनीतिक पार्टी बनाने के बाद जम्मू कश्मीर के हालात में, ख़ास तौर पर पॉलिटिकल हालात में किस तरह के बदलाव आएंगे, और जो गुपकार अलायंस बना था जो ऑलरेडी टूट चुका है, उसका क्या असर होगा? बीजेपी की क्या तैयारियां हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, प्रेस कॉन्फ्रेंस से इतर क्या है? हमें लगा कि नेता नगरी में इस पर विस्तार से बात होनी चाहिए। बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़े हैं तीन मेहमान। सबसे पहले स्टूडियो हमारे साथ हैं सैयद जुनैद हाशमी साहब। द स्ट्रेट लाइन करके जम्मू बेस्ड एक बहुत कमाल का वेब वेंचर है, वेबसाइट है, यूट्यूब चैनल है, जिसे मैं खूब देखता हूँ अपनी समझ बढ़ाने के लिए। तो जुनैद साहब उसको चलाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका नेता नगरी में। दूसरे मेहमान हमारे हैं डेली एशियन मेल के एडिटर, राइटर, पोएट और पॉलिटिकल एनालिस्ट, श्रीनगर से जुड़ रहे हैं रशीद राहिल साहब। मैंने नाम सही बोला है? सही, शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपका। और तीसरे साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंडिया टुडे टीवी से जुड़े हुए हमारे सहयोगी, जम्मू से सुनील भट्ट, जिनको आप लोग पहले भी नेता नगरी में देख चुके हैं। भट्ट साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ, इट्स ऑलवेज ए प्लेजर टू बी ऑन योर शो। थैंक यू सो मच भाई। जुनैद साहब आपसे शुरू करते हैं। अखबारों में हमने खूब सुर्खियां पढ़ ली, खूब बयान पढ़ लिए, इन्होंने ये कहा, उन्होंने वो कहा। गुलाम नबी आज़ाद कई लोगों के लिए दिल्ली छाप नेता है। पार्टी ने, गांधी परिवार ने भरोसा दिखाया, और ये भरोसा संजय गांधी के ज़माने में शुरू हुआ। इनफैक्ट संजय के गुजरने के बाद यूथ की कमान, और फिर ये भी बताया गया कि जब राजीव गांधी को पार्टी में इंडक्ट किया गया, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन पर लाया गया, तो जो दस्तखत होते हैं वो गुलाम नबी साहब के ही थे। नरसिम्हा राव के ज़माने में भी रहे, मनमोहन सिंह के भी ज़माने में रहे। कई लोगों ने कहा कि नहीं साहब, जम्मू कश्मीर में भी उनका अस्तित्व है। वहाँ 3 बरस के लिए मोटा माटी सीएम भी रहे 2005 से 2008 के बीच में, और अब इस्तीफों की भी झड़ी लग रही है। तो हम आप तीनों विद्वानों सबसे पहले यही जानना चाहते हैं, ये गुलाम नबी आज़ाद फैक्टर क्या है, इसका क्या असर है? क्योंकि कांग्रेस तो लंबे ज़माने से, मतलब 87 के चुनाव के और पहले से ही एक सेकेंडरी फोर्स, एक स्टपनी फोर्स बन के रह गई थी जम्मू कश्मीर के चुनाव में। जुनैद, जहाँ तक गुलाम नबी आज़ाद का ताल्लुक है, जम्मू कश्मीर में 2 संभाग हैं, जम्मू संभाग और कश्मीर संभाग। जम्मू संभाग में गुलाम नबी आज़ाद का असर है, और जम्मू संभाग को लेकर, जम्मू संभाग में भी अगर मैं थोड़ा सा और अंदर जाऊं तो डोडा, किश्तवाड़ और रामबन के 3 डिस्ट्रिक्ट, इन 3 डिस्ट्रिक्टों में गुलाम नबी आज़ाद एक बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी फोर्स है। जिस समय वो मुख्यमंत्री थे उस समय 2005 से 2008 का जो कार्यकाल था, उस कार्यकाल में भी कुछ सिग्निफिकेंट चीज़ें घाटी में हुई थी, जिसमें आपको याद होगा पुलिसकर्मियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हुई थी, जेल गए थे कुछ पुलिसकर्मी। तो कश्मीर घाटी में भी उनका वर्चस्व उस समय बनने लगा था। और यूँ एक समय हमको पत्रकार के तौर पर उस समय 2008 में यूँ लगने लगा था कि अगर इसी तरीके से गुलाम नबी आज़ाद इसी पेस पर चलते रहे तो समय दूर नहीं है जब गुलाम नबी आज़ाद कश्मीर के भी नेता बन सकते हैं। लेकिन फिर 2008 में श्री अमरनाथ वो लैंड एजिटेशन हुआ, उस एजिटेशन के चलते जो है गुलाम नबी आज़ाद की छवि जो है जम्मू संभाग में ख़राब हुई। अब इस समय जो स्थिति ये है कि गुलाम नबी आज़ाद इस समय डोडा, किश्तवाड़ और रामबन में उनकी पकड़ तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जम्मू संभाग में उसके बाद आता है रियासी, कठुआ, सांबा, उधमपुर और जम्मू का ज़िला। इन 5 ज़िलों में ये देखना है कि जब गुलाम नबी आज़ाद अब इस अपने नए दल के साथ जम्मू संभाग में आते हैं, 4 तारीख को उन्होंने आना है, जब वो आएंगे तो वो जो वहां पर डिस्कंटेंट ऑलरेडी है भाजपा के खिलाफ, डिस्कंटेंट जो सरकार के खिलाफ है, क्या वो डिस्कंटेंट को एड्रेस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और दूसरा, उसके बाद आता है रजौरी और पुंछ का इलाका। रजौरी और पुंछ के इलाके में भी गुलाम नबी आज़ाद एक फैक्टर हैं, लेकिन कोई बहुत बड़ा फैक्टर हो ऐसा मुझे उस इलाके में दिखता नहीं। तो कुल मिलाकर स्थिति यह है कि गुलाम नबी आज़ाद आए तो हैं, और जो लोग गुलाम नबी आज़ाद के साथ वहाँ जम्मू संभाग में जिन लोगों ने, या जम्मू कश्मीर में जो लोग गुलाम नबी आज़ाद के साथ गए हैं, उनको लेकर भी सौरभ जी एक बात समझनी ज़रूरी है कि वो हमेशा से गुलाम नबी आज़ाद के लॉयलिस्ट थे, गुलाम नबी आज़ाद के करीबी थी, टीम ही गुलाम नबी आज़ाद की थी। तो कोई वो आदमी जो कांग्रेसी था
या कांग्रेस के खेमे में राहुल गांधी के साथ था वो गुलाम नबी आजाद के साथ गया हो, ऐसा भी अभी तक नहीं हुआ है। तो कुल मिलाकर स्थिति यह है कि गुलाम नबी आजाद 4 तारीख को आएंगे। 4 तारीख को उनकी एक बहुत बड़ी रैली होगी। और दूसरा एक और चीज भी कि यूफोरिया है इस समय। यूफोरिया ये है कि टेलीविजन चैनल के ऊपर गुलाम नबी आजाद के इंटरव्यू आ रहे हैं, खबरों में वो बने हुए हैं। 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद जब यूफोरिया खत्म हो जाएगा, जमीन पर जब गुलाम नबी आजाद चलना शुरू करेंगे, उसके बाद ही समझा जा सकता है कि क्या वो जो डिस्कंटेंट है, क्या उस डिस्कंटेंट को वो एड्रेस कर पाएंगे। और अगर वो करते हैं तो वो एक पोटेंट फोर्स बन सकते हैं, क्योंकि जम्मू संभाग की अगर बात करें तो जम्मू संभाग में इस समय भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत दल के तौर पर इस समय जम्मू संभाग में है। यानी कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिस क्षेत्र में भाजपा नहीं है, भाजपा का मजबूत कार्यकर्ता नहीं है। एक सत्य है बीजेपी के बारे में हमारे, तो क्योंकि इस वक्त अगर आप देखेंगे भी हमारे संभाग में पीछे जब पीएजी ये डीडीसी के चुनाव भी हुए थे, तब भी 2 ही पार्टियां उभर कर आई थी। एक पार्टी थी वहां पर भाजपा, और नंबर 2 पे वहां पर अजीब सी बात थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस थी। तो कुल मिलाकर स्थिति यही है कि गुलाम नबी आजाद 4 को आएंगे। यूफोरिया खत्म होने के बाद ही कुछ आंकलन लगाया जा सकता है कि गुलाम नबी आजाद जो इस नए रूप में आए हैं, क्या ये कोई बड़ा कमाल कर पाएंगे कि नहीं। अच्छा राहल साहब, आपके पास आ रहा हूं। ये गुपकार अलायंस में क्या गड़बड़ी हो गई, क्या दरार पड़ गई? एक्चुअली सर, पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूं कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में जगह दी और मुझे सुनने का मौका दिया। एक्चुअली जो गुफ्कार अलायंस का जहां तक ताल्लुक है, वहां वो अगर हम कहेंगे साउथ पोल और नॉर्थ पोल है, तो इसमें कोई कबाहत नहीं है, क्योंकि पीडीपी का जो एक दस्तूर है या जो इनकी पार्टी आइडियोलॉजी है, इट इज टोटली डिफरेंट देन नेशनल कॉन्फ्रेंस। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक साइड में है और पीडीपी दूसरे साइड में। इन दोनों का जो मिलन था, ये इन केस ऑफ इमरजेंसी हम कह सकते हैं हुआ था। तो मुझे नहीं लगता है कि वो आगे चल पाएगी, लेकिन कभी कभी ऐसे रिश्ते भी हो जाते हैं, हालात करवट लेते हैं, लेकिन उन रिश्तों को हम ऐसा नहीं कहेंगे कि ये मजबूत बंधन है, बल्कि वो कट ही जाता है। जैसे कि आपका इशारा है कि हाल ही में वहां बयान आया था, डॉक्टर फारूक साहब का भी ये कहना था कि हम टूटेंगे नहीं, हम मजबूत है। ये जरूरत क्यों पड़ी? ये जरूरत इसलिए पड़ी, कहीं ना कहीं वहां अंदर कुछ दाल में कुछ काला है। और गुलाम नबी आजाद का जहां तक सवाल है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ उसके बहुत अच्छे ताल्लुकात है बनिस्बत की पीडीपी के, क्योंकि 2008 में जो पीडीपी ने उनके साथ व्यवहार किया था अमरनाथ लैंड रोड पर, जिस वजह से उसको अपना इख्तिदार छोड़ना पड़ा, वजीर आला की कुर्सी से इस्तीफा देना पड़ा, तो शायद उनके मन में वो कहीं ना कहीं होगा ऐसी बात। लेकिन एक बात मैं यहां भी समझता हूं कि पॉलिटिकल फील्ड में न कोई परमानेंट दोस्त होता है, न कोई परमानेंट दुश्मन। कभी भी किसी भी वक्त कश्मीर या जम्मू कश्मीर की सियासत कोई भी रंग ला सकती है और कहीं पे भी तब्दीली आ सकती है। अच्छा सुनील, आप जम्मू से ज़्यादा ऑपरेट करते हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अटकलों से इतर हमारे पास कोई पुख्ता खबर है कि चुनाव की तैयारियाँ कहाँ तक आगे बढ़ी और कब इनके ऐलान की संभावना है? स्पेकुलेशन ही मांग रहा हूं, क्योंकि अगर कंफर्म पता होता तो वो आज के दिन की देश की सबसे बड़ी खबर होती कि अमुक तारीख को जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे। जी, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि भारत एक बड़ी ग्लोबल समिट को होस्ट करने जा रहा है और वो श्रीनगर में हो, उसके लिए भी केंद्र सरकार बड़े स्तर पर G20 के लिए तैयारियां भी कर रहा है। सुनील जी सौरभ, सबसे पहले आपको नमस्कार, और जो पैनल में इस समय हमारे साथी हैं उनको भी नमस्कार, और ललन टॉप के सभी देखने वाले दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। सौरभ, जिस विषय पर जो आप बात कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में चुनाव कब होंगे, जैसे कि अंग्रेजी में कहते हैं इट्स अ $1 मिलियन क्वेश्चन, क्योंकि जिस प्रकार से जब यहाँ पर जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35 से हटाया गया, उसके बाद जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन हुआ, लद्दाख अलग एक केंद्र शासित प्रदेश बना, जम्मू कश्मीर एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना। और जैसा कि हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर का जो केंद्र शासित प्रदेश का जो स्टेटस है, ये नॉन परमानेंट है, अस्थाई है। और साथ ही में तब ये बात साफ कर दी गई थी कि जम्मू कश्मीर विल बी ए यूनियन टेरिटरी विद ए लेजिस्लेचर। तो अब यहाँ पर चुनाव होने थे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर परिसीमन की प्रक्रिया होनी थी। परिसीमन की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है, उसकी रिपोर्ट भी आ चुकी है, उसमें ज्यादा जाना नहीं चाहता क्योंकि उस पर हम कई बार बहस भी कर चुके हैं। अब जो वोटर लिस्ट है, यहाँ की जो मतदाता सूची है, उसको अपडेशन का कार्य करना है, जिसकी प्रक्रिया अभी
शुरू हो चुकी है, लेकिन उस पर बहुत बड़ा विवाद भी हो चुका है, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पर जम्मू कश्मीर के जो मुख्य चुनाव अधिकारी हैं हृदेश कुमार जी, उन्होंने एक दिन यहाँ पर जो प्रेस वार्ता को संबोधित किया और उसमें जिस प्रकार से उन्होंने बात कही कि जम्मू कश्मीर में जो दूसरे राज्यों के लोग जो यहाँ रहते हैं, चाहे कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई काम धंधा कर रहा है, कोई व्यवसाय कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, तो उसे भी यहाँ पर वोट डालने का अधिकार मिलेगा। ये एक तरह का मतलब बहुत बड़ा यहाँ पर एक राजनीतिक विवाद शुरू हो गया, प्रदर्शन होने लगे। पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि कहीं ना कहीं बीजेपी दूसरे राज्यों से वोटर्स को इंपोर्ट करना चाहती है, निर्यात करना चाहती है और तभी यहाँ पर सत्ता पर काबिज होना चाहती है। फिलहाल इसी विषय को लेकर यहाँ पर विवाद चल रहा है, लेकिन अगर बीजेपी की हम बात करें तो लगातार बैठकों का सिलसिला जारी है। दिल्ली में हमने देखा किस प्रकार कोर ग्रुप की बैठक हुई और ये एक दिलचस्प बात है कि कोर ग्रुप की बैठक वहां पर उसी दिन हुई जिस दिन गुलाम नबी आजाद ने अपना इस्तीफा जो है उसकी घोषणा की। और हमने देखा कि किस प्रकार जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, बीजेपी के बड़े नेता अमित शाह, उन्होंने उस बैठक की अध्यक्षता की और कहीं ना कहीं संदेश दिया गया कि चुनाव की तैयारी में पार्टी लग जाए। लेकिन क्या चुनाव होंगे? यहाँ पर जम्मू कश्मीर में पहले अटकलें लग रही थी कि हो सकता है कि इसी वर्ष के अंत में चुनाव हो जाए, लेकिन जिस प्रकार से चुनाव आयोग ने जो इलेक्टोरल रोल्स यानी कि मतदाता सूची के अपडेशन का कार्य है उसकी समय सीमा बढ़ा दी गई, नवंबर के अंत तक होगा। तो साफ तौर पर है कि दिसंबर में यहाँ पर बर्फबारी काफी होती है और कश्मीर घाटी में चिले कलान का जो पीरियड आता है उसमें वोट डालना काफी मतलब लगभग असंभव है। तो इस वर्ष तो चुनाव होगा नहीं, ये तो पूरा क्लियर है। क्या अगले वर्ष चुनाव होगा, इस पर भी अभी प्रश्नवाचक चिन्ह है, क्योंकि हमारी भी जो बात होती रहती है अपने सूत्रों से तो बड़ी बात आती है। हालांकि इस पे विश्वास करना काफी कठिन है, लेकिन कई बार तो ये भी बात आती है कि हो सकता है कि अगले वर्ष भी चुनाव ना हो सकता है 2024 तक ये टाल दिए जाएं। लेकिन इसका कारण क्या है? अगर ऐसा होता है, हो सकता है जो मैं बात कह रहा हूं, जो मेरे सूत्र कह रहे हैं वो बात गलत भी हो सकती है, लेकिन जो बात मुझे सुनने में आ रही है कि हो सकता है अगले वर्ष भी चुनाव ना हो। लेकिन उसका कारण क्या है? दरअसल सौरभ, हमें इसको एक पर्सपेक्टिव में समझने की आवश्यकता है कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी पूरे मिशन के साथ ये इस कार्य में लगी है कि किसी तरह वो यहाँ पर अपने बलबूते पर सत्ता पर काबिज हो जाए थ्रू हुक और क्रुक। तो अब उसके लिए जो जमीनी जो हकीकत है, मतलब जमीनी जो स्तर की जो राजनीति उसको तैयार किया जा रहा है कि बीजेपी कैसे अपने बलबूते पर बहुमत प्राप्त कर पाएगी। हमने देखा कि जिस प्रकार से परिसीमन की प्रक्रिया हुई, जम्मू और कश्मीर जो क्षेत्र हैं, दोनों क्षेत्रों में जो असमानता थी वो थोड़ी कम हो गई, जम्मू की सीटें कुछ बढ़ गई। लेकिन क्या ये काफी है बीजेपी को सत्ता पर काबिज होने के लिए? बिल्कुल नहीं। बीजेपी को बहुत कुछ करना बाकी है ताकि वो यहाँ पर सत्ता पर काबिज हो सके। मैं एक एक करके बिंदुओं पर आता हूं कि बीजेपी की स्ट्रैटेजी क्या है, रणनीति क्या है। देखिए, यहाँ पर जो शेड्यूल ट्राइब का जो मुद्दा है, यानी कि जो अनुसूचित जनजातियां हैं, उनको पहली बार यहाँ पर राजनीतिक आरक्षण मिलेगा, यानी कि उनके लिए सीटें यहाँ पर आरक्षित रहेंगी। अब यहाँ पर एक पहाड़ी तबका है जो कि राजौरी, पुंछ और कई जिलों में जिनकी जनसंख्या है, वो काफी समय से मांग कर रहे हैं कि उनको जो है अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिलना चाहिए। और उनके जो संस्थाएं हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो भी राजनीतिक पार्टी पहाड़ी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देगी, उस राजनीतिक पार्टी के पक्ष में वोट वो देंगे। तो बीजेपी पर ये मतलब कहीं ना कहीं वो संगठनों के लोग मिलते हैं, कहते हैं कि पहाड़ी जो समुदाय है उनको अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिले, और बीजेपी ने कमिटमेंट भी किया है। लेकिन फिलहाल इसकी अभी आधिकारिक तौर पर कोई घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो बात सामने आ रही है कि रणनीति यही है कि पहाड़ी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के दायरे में लाया जाए ताकि उससे बाद में बीजेपी को भी काफी फायदा हो सकता है। ये एक बिंदु है। दूसरा बिंदु है कि बीजेपी किस प्रकार से कश्मीर घाटी में अपना जो है, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं कि फुट होल्ड बनाए, अगर फुट होल्ड नहीं कम से कम टो होल्ड बनाए। जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल यानी कि जिला विकास परिषद के जो चुनाव हुए थे उसमें बीजेपी ने अपना खाता खोला था। न केवल खाता खोला था, 3 सीटें जीती थी, मध्य कश्मीर से भी, दक्षिण कश्मीर से भी और क्या कहते हैं उत्तर कश्मीर से भी एक एक सीट मिली थी। कुल 3 सीटें जीती थी बीजेपी। तो एक बीजेपी के लिए एक बड़ा मोरल बूस्टर था और बीजेपी तब से सपना देख रही है कि कश्मीर घाटी में भी वो कुछ सीटें जीतने में सफल रहेंगे। लेकिन क्या ये सच होगा या नहीं होगा, वो तो अभी देखना बाकी है। तीसरा बिंदु इसमें यह है कि जो परिसीमन आयोग है, उनका काम था यहाँ पर सीटों का बंटवारा करना, वो उन्होंने किया।
7 सीटें बढ़ानी थी वो भी उन्होंने बढ़ा दी। लेकिन साथ ही में उन्होंने एक सिफारिश भी की है कि जो नई विधानसभा बनेगी यहाँ पर, उसमें जो विस्थापित कश्मीरी पंडित समुदाय है उनके 2 प्रतिनिधियों को ऑन नॉमिनेशन बेसिस जो है जगह दी जानी चाहिए विद वोटिंग राइट्स, वो बात हो रही है। यानी कि 2 सदस्य जो हैं कश्मीरी पंडित समुदाय के, वो नामांकित होंगे, नॉमिनेटेड होंगे, उन्हें चुनाव लड़ना नहीं है, किसी सीट को आरक्षित नहीं किया जा रहा है, बल्कि सीधा डायरेक्ट उनको नॉमिनेट किया जाएगा। एक और इसमें है कि पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर से जो विस्थापित लोग हैं, यानी कि जो डिस्प्लेस्ड कम्युनिटीज है फ्रॉम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, उनकी भी काफी समय से मांग थी कि जो जम्मू कश्मीर विधानसभा में 24 सीटें रिक्त रहती हैं उनके कोटे की, जिनको भरा नहीं जाता है, उनकी मांग रहती है कि इन सीटों को डीफ्रीज किया जाए, यानी कि इनमें से कम 1/3 सीटों को डीफ्रीज किया जाए और कम से कम 7 से 8 सीट जो है वो उनको दी जाए। और जो परिसीमन आयोग है उसने भी सिफारिश की है कि सरकार को इस मुद्दे पर सोचना चाहिए कि कुछ सीटें, हालांकि जैसे कश्मीरी पंडित समुदाय में उन्होंने स्पेसिफाई किया है कि 2 लोगों को नामांकित किया जाना चाहिए, एक पुरुष को एक महिला को, लेकिन जहां तक बात है पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर से विस्थापित लोगों की, उसमें नंबर स्पेसिफाई नहीं किया गया है, लेकिन परिसीमन आयोग ने सिफारिश की है कि उनको भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। अब ये देखना बाकी है कि उनको कितनी सीटें इसमें दी जाती है विधानसभा में, और अगर इन सभी लोगों को वोटिंग राइट्स मिलते हैं, जैसे कि पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर से जो विस्थापित लोग हैं, अगर उनमें से मान लीजिए 7 सीटें जो है उनको दी जाती हैं और नॉमिनेशन बेसिस, कश्मीरी पंडित समुदाय के 2 सीटें, 9 सीटें अगर ये आ जाती हैं, और अगर ये जो अब की जो सरकार है या उपराज्यपाल पर ये अधिकार दिया जाएगा कि वो इन सीटों को नॉमिनेट करें, तो बीजेपी एक तरह से ये भी सपना देख रही है कि ये 9 सीटें या 10 सीटें इन पर भी वो कब्जा कर सकती है। तो ये बीजेपी का एक गेम प्लान है और वो चरणबद्ध तरीके से इस पर एक एक करके चल रहे हैं। इसीलिए चुनाव नहीं हो रहे सौरभ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। चुनाव इतनी जल्दी क्यों नहीं हो रहे, जबकि हम अगर देखें तो अनुच्छेद 370-35 से 2019 में हटाया गया, और उससे पहले यहाँ पर सरकार जो है वो गिर चुकी थी, सरकार यहाँ पर विधानसभा भी भंग हो चुकी थी। तब के जो तत्कालीन जो राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक, हमने देखा किस प्रकार वो फैक्स मशीन को लेकर जो विवाद हुआ, तब से यहाँ पर चुनी हुई सरकार नहीं है जम्मू कश्मीर में। आखिर वजह क्या है कि इतने समय तक यहाँ पर चुनाव क्यों नहीं हो रहे? तो दरअसल जो सूत्र बताते हैं कि बीजेपी का जो गेम प्लान है वो चरणबद्ध तरीके से, उनको कोई जल्दी नहीं है यहाँ पर चुनाव हो, क्योंकि उनका जो मकसद है, जो उनका लक्ष्य है कि जम्मू कश्मीर में सरकार बनाना है। अब जैसे कि हमने देखा कि मैं गुलाम नबी आजाद के मुद्दे पर भी आ रहा हूं, हमने देखा कि किस प्रकार अल्ताफ बुखारी जो कि पीडीपी के नेता थे, जम्मू कश्मीर के वो वित्त मंत्री रह चुके थे महबूबा मुफ्ती की सरकार में, वो पार्टी से निकल गए और भी पीडीपी से बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़कर आ गए। आएंगे सर पार्टी सुनील भाई, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर चर्चा करेंगे, है ना। अभी मैं जुनैद साहब वापस आपके पास आता हूँ। ये फारूक अब्दुल्ला का क्या मसला है, थोड़ा सा ख़ास तौर पर जो नॉन जम्मू कश्मीर दर्शक हैं, हालांकि हमारे जम्मू कश्मीर में भी खूब दर्शक हैं और उनको खूब प्रणाम, कैसे रेलेवेंस बना हुआ है? उमर अब्दुल्ला के लिए तो ये कहा जाता है कि वो सीजनल पॉलिटिशियन है, एकदम नींद से जागते हैं, 4 बयान देते हैं, कुछ दिन दिखते हैं, देन ही डिसअपीयर्स। फारूक के लिए भी शुरुआती दौर में ऐसा ही कहा जाता था, मैं ये तो नहीं कहूँगा, अगर मुझे सही याद दे रहा है क्योंकि मैं बहुत छोटा था, सीजनल और नॉन सीरियस पॉलिटिशियन। हाँ, कि वो खबरें इस तरह की बनती थी कि साहब फलानी हीरोइन आई तो वो मोटरसाइकिल पर बिठा के निकल लिए, है ना। तो और जयपुर में जब पढ़ाई कर रहे थे या लंदन में पढ़ाई शबाना आजमी थी, शबाना आजमी थी, चलिए, तो इस तरह की खूब सारी खबरें आती थी। और किस तरह से इनके जो पिता थे शेख अब्दुल्ला, उनको इंदिरा गांधी से दरख्वास्त करनी पड़ी कि ये मेरे बाद जो मेरे ख़ानदान में सक्सेशन का वॉर होगा, जो गेम ऑफ थ्रोन होगा, उसमें आपको मेरे दामाद के पक्ष में नहीं जाना है, मेरे बेटे के पक्ष में जाना है। और फिर रानी साहिबा ने करवाया। तो बड़ी लंबी कहानी है, पर फिलहाल फारूक अब्दुल्ला है जो जब किसी टीवी इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आप अपने आप को भारतीय मानते हैं, तो भड़कते हैं और ठीक भड़कते हैं, है ना। फारूक अब्दुल्ला ने कभी इस चीज़ को लेकर कोई संशय नहीं जताया। फारूक अब्दुल्ला भजन गाते भी दिख जाते हैं, गज़लें गाते भी दिख जाते हैं। तो एक जो कश्मीर का एक पुराना सूफ़ी रवैया था जिसमें शैविज़म और सूफीज़म का मिक्सचर था, जिसका मैं बड़ा मुरीद हूँ एक अध्येता के तौर पर अब तो वो रहा भी नहीं, है ना। अब तो वहाबिज़म का ज़ोर हो गया है और जो
सेपरेटिस्ट कश्मीर की लड़ाई लड़ रहे थे, वो कश्मीर की जगह इस्लाम की भी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वो बहुत सारा घौचमोल है। पर फारूक अब्दुल्ला अभी भी मैदान में बने हुए हैं और गुलाम नबी आज़ाद के बाहर जाने पर भी उन्होंने टिप्पणियां की कि भाई ये तो बड़े दुख की बात है वगैरह वगैरह। पर ये है क्या फारूक अब्दुल्ला फैक्टर? देखिए, फारूक अब्दुल्ला का जहाँ तक ताल्लुक है, अगर फारूक अब्दुल्ला की राजनीति की बात की जाए तो एक बार मुफ्ती मोहम्मद सैयद जिस समय जीवित थे, मेरी उनसे मुलाकात अक्सर होती रहती थी, तो मैंने एक बार उनसे बात की और मैंने कहा कि बड़े नॉन सीरियस पॉलिटिशियन फारूक अब्दुल्ला नज़र आते हैं। तो उन्होंने जवाब में कहा कि आपकी बहुत गलत आप आंकते हैं लोगों को। फारूक अब्दुल्ला अपनी नॉन सीरियसनेस में जो गंभीर पॉलिटिक्स कर जाता है उसकी समझ आपको नहीं आएगी। बहुत गंभीर पॉलिटिक्स करते हैं। लेकिन एक बड़ा बदलाव डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के अंदर मैंने जाती तौर पर देखा है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के अंदर 5 अगस्त 2019 के बाद यह बदलाव आया है कि अब अटपटे बयान देने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बंद कर दिए हैं। एक सिर्फ तिरंगे के ऊपर उन्होंने जो बयान दिया वो कश्मीरी में उन्होंने कहा कि ये तिरंगा आप अपने घर में रखिए, लेकिन उसके अलावा अगर आप 5 अगस्त 2019 के बाद देखेंगे तो क्या था ये, जरा विस्तार से बताइए क्या बयान था? बेसिकली कश्मीरी में उन्होंने कहा, रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि जी हर घर तिरंगा कैंपेन जो सरकार ने शुरू की और हर घर के ऊपर अब तिरंगा लगेगा, तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने कश्मीरी में आगे से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि था पन्ने गैर, तो उन्होंने ये कहा कि ये तिरंगा अपने घर में रखिए। सो वो अपने उस जो उनका अंदाज है, उनका स्टाइल है, उस स्टाइल में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बोले। लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को मैंने 5 अगस्त 2019 के बाद एक गंभीर राजनेता के तौर पर जम्मू कश्मीर में देखा है। कोई अटपटा बयान अब नहीं देते। पहले डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला घाटी में एक बयान, जम्मू में दूसरा बयान और दिल्ली में आके तीसरी बोली बोलते थे। लेकिन ये बड़ा मशहूर है, ये मशहूर है उनका जी। लेकिन अब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला में कंटिन्यूटी नजर आती है, यानी अब वो घाटी में जो बात करते हैं वही जम्मू में भी करेंगे। और पिछले दिनों सौरभ जी किसी ने नोट नहीं किया, घाटी में कश्मीरी पंडित समुदाय के लोगों की टारगेटेड किलिंग हुई। किसी पत्रकार ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से यह सवाल नहीं पूछा कि डॉक्टर साहब आप किसी पंडित परिवार से ना तो मिलने के लिए गए, ना ही किसी पंडित परिवार के घर गए संवेदना जताने के लिए कि हम आपके साथ इस दुख की घड़ी में खड़े हैं। और उसके बाद बडगाम में कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग जब धरने पर बैठे हुए थे और सरकार से ये मांग कर रहे थे कि जी हमें आप जो है यहाँ से शिफ्ट कीजिए जम्मू, क्योंकि यहाँ पर माहौल इस समय ठीक नहीं है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला फिर मिलने नहीं गए। ये भी एक और बदलाव है। और उसके बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का जहाँ तक ताल्लुक है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला अक्रॉस द बोर्ड आज भी बीजेपी में आप देखें, पीडीपी में आप देखें, किसी भी दल में आप देखें, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के क्रिटिक भी होंगे लेकिन उनके दोस्तों की कोई कमी भी नहीं है। और थोड़ा सा अगर और पीछे चले जाएं, जो कहीं मैंने अखबारों में पढ़ा है कि 2002 में जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला एनडीए के साथ थे तो उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बादल परिवार के साथ जो है पंजाब में मिलकर जो है इलेक्शन कैंपेन भी करा हुआ है। तो इस तरीके से ये समझा जा सकता है कि हर पॉलिटिकल सर्कल में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के जानने वाले, पहचानने वाले, संपर्क साधने वाले लोग हैं। और जैसे मैंने आपको कहा कि इस वक्त 5 अगस्त 2019 के बाद एक तो सबसे बड़ा शॉक जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को लगा, झटका जो लगा, वो झटका ये था कि भाई मैं तो अपने आप को सबसे बड़ा भारतीय कहता हूं जम्मू कश्मीर में। और दूसरा ये कि जब 1999 में रुबिया सईद की किडनैपिंग हुई, वो याद कराते हैं बार बार, रुबिया सईद की किडनैपिंग के समय मैं था जिसने भारत सरकार को भी कहा, उस समय की केंद्र सरकार को भी कहा कि जेकेएलएफ के आतंकवादियों के सामने घुटने मत टेकिए और मुझे अपने हिसाब से डील करने दीजिए लॉ एंड ऑर्डर का विषय। नहीं, साथ में उन्होंने ये जो इंपॉर्टेंट बात कही थी, जो जगमोहन अपनी किताब में भी लिखते हैं, वो कहते हैं कि उन्होंने साथ में ये कहा था अगर आज आपने ये 4 लोग छोड़ दिए आप बहुत बड़ी मुसीबत को दावत देंगे। वही हुआ। सो अब इस समय मुफ्ती मोहम्मद सईद को सब्र नहीं था। उस समय विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी केंद्र में और मुफ्ती मोहम्मद सईद गृह मंत्री थे। बिल्कुल। आप सोचिए, देश का होम मिनिस्टर शपथ लेता है और उसके 7 दिन के अंदर ये पॉलिटिकल क्राइसिस शुरू हो जाती है, जब मारुति में बैठ के आतंकवादी आते हैं क्लाशिनकोव AK-47 के साथ, जिसमें से एक यासीन मलिक इस समय जेल में है। एयरफोर्स ऑफिसर्स की भी हत्या का मुकदमा चल रहा है और रुबिया सईद किडनैपिंग का भी मामला चल रहा है। तो उम्र कैद की सजा भी हो रखी है कोर्ट से। और अभी पूरा वो प्रसंग भी सामने आया जिसमें कोर्ट में रुबिया सईद को पेश होना था गवाही और उन्होंने पहचाना भी वहां पर। जी, उन्होंने पहचान लिया। वो वाला पार्ट हो गया। अब उनकी गवाही पर जिरह होनी है, उसमें वो नहीं आई तो फिर वारंट भी इशू हुए। लेकिन मैं सौरभ जी आपको ये बता रहा था, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ऑल सीजन्स पॉलिटिशियन जम्मू कश्मीर में है और इस समय एक रेलेवेंट फोर्स जो जम्मू कश्मीर में आपको नजर आती है इन टर्म्स ऑफ दिस की। पहली बात तो ये कि आप उनके नेशनलिज्म के ऊपर कोई सवाल जो है कि कभी किसी ने नेशनल लेवल पर भी खड़ा नहीं किया।
दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को लेकर कि सभी दलों में उनके दोस्त हैं, सभी दलों में उनके जानने पहचानने वाले हैं। नंबर 3 ये कि उनका जो कद है वो थोड़ा और बढ़ा तब जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का नाम उपराष्ट्रपति के लिए प्रपोज किया ममता बनर्जी ने। आगे क्या हुआ उससे कोई दैट इज नॉट आपने जिक्र किया जुनैद साहब, तो मैं दर्शकों को बता दूं, अटल बिहारी वाजपेयी साहब की जब सरकार थी तब भी इनका नाम बड़ी गंभीरता से इन्होंने चलवाया था, चला था, कभी उपराष्ट्रपति के लिए, कभी राष्ट्रपति के लिए। तो इनकी और आपके जम्मू कश्मीर से एक और नेता हैं डॉक्टर कर्ण सिंह, बिल्कुल दोनों की ये बड़ी पुरानी हसरत है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति वाली। तो मैं आपको बता रहा था कि ये सब चीजें हैं जिन्होंने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को रेलेवेंट रखा है। और उमर अब्दुल्ला और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बीच में सबसे बड़ा फर्क ये है जो मुझे महसूस होता है, हो सकता है बाकियों को ना महसूस होता हो, कि उमर अब्दुल्ला में को लेकर उनके अपने पार्टी के कार्यकर्ता भी कहते हैं कि उमर अब्दुल्ला थोड़े एरोगेंट हैं, उमर अब्दुल्ला थोड़े ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल में चलते हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को लेकर वो कहते हैं कि एरोगेंस नहीं है और हर कार्यकर्ता के साथ मिलते हैं, नाम लेकर कार्यकर्ताओं को बुलाएंगे और हंसी ठट्ठा भी कर लेते हैं, बीच में मजाक भी कर लेते हैं, जो कार्यकर्ताओं को बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन सौरभ जी, बहुत इंपॉर्टेंट ये कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के अंदर 5 अगस्त 2019 के बाद बहुत सारे बदलाव आए हैं, जो बदलाव पॉलिटिकली भी बड़े सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट हैं और अदरवाइज सोशली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे दोस्त हैं, भाई हैं जाकिर साहब, उनके दादाजी कहा करते थे कि बेटा तीसरी पीढ़ी में खेल या तो बनता है या बिगड़ता है। आप बार बार उम्र की बात कर रहे थे तो ध्यान आ गया। राहिल साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ, हमने फारूक अब्दुल्ला साहब की बात की, ये मुफ्ती मोहम्मद सईद का जो परिवार है उनका राजनीतिक वज़न क्या है और महबूबा मुफ्ती की अभी स्टैंडिंग क्या है, क्योंकि अलायंस में दरार तो दिख ही रही है, तो अब वो भी क्या एलाइज को खोज रही हैं, पोस्ट पोल सिनेरियो का वेट कर रही हैं, क्योंकि जिस तरह की प्रतिक्रियाओं का ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में दम भरते हैं ना कि नहीं साहब ये जो इलेक्टोरल कॉलेज को लेकर नया रूल आया हम नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा, लेकिन अंदर अंदर फिर वो चुनाव की तैयारियों में भी जुट जाते हैं, क्योंकि अगर इलेक्शन नहीं होंगे तो इनकी रेलेवेंस खत्म हो जाएगी, इनकी जो पॉलिटिकल बार्गेनिंग पावर है या इनकी जो पॉलिटिकल एंटिटी है, एजेंसी है, वो खतरे में पड़ जाएगी। सईद परिवार के बारे में थोड़ा सा बताइए। गौरव साहब, मैंने जुनैद हाशमी साहब को भी सुना और सुनील भट्ट साहब की भी सुना। एक बात सच है कि फारूक अब्दुल्ला एक श्रविड पॉलिटिशियन है, उसमें कोई दौराई नहीं है। वो कभी भी किसी भी वक्त ऐसी गेम चेंज कर सकता है जो हम जैसे पत्रकार सोच भी नहीं सकते, किसी भी जगह और कहीं पे भी। रहा सवाल मुफ्ती सईद, माफ करिए मैं बीच में टोक रहा हूं, आप बोल रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है मतलब ऐसा भी हो सकता है कि वो कोई नई वजह गढ़ के और कश्मीर के रिप्रेजेंटेशन के नाम पर भाजपा के भी साथ आ सकते हैं सरकार में एक बार फिर से, जैसे अटल बिहारी के समय आए कुछ भी मैं कैटेगोरिकली ये नहीं कह सकता हूं, लेकिन आप समझदार है और इशारा हमारे सुनने वाले भी हैं और उनको भी बस इशारा चाहिए, बाकी वो समझ सकते हैं। मैं ये मानता हूं कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब सीजनड पॉलिटिशियन है और हर सीजन में, जैसे कि भट्ट साहब ने कहा और जुनैद हाशमी साहब ने कहा, वो कभी भी किसी भी वक्त कोई ऐसी गेम चेंज कर सकता है। दिल्ली से श्रीनगर तक सब पॉलिटिशियन देखते रहेंगे जी। एक बात रहा सवाल मुफ्ती सईद खानदान का, एक छोटी सी गलती पॉलिटिशियन के लिए बहुत बड़ी महंगी पड़ जाती है। अगर कोई सीजनड पॉलिटिशियन एक मामूली गलती करता है तो उसको दहाइयां लग जाती हैं ठीक करने। अगर आप 1987 के इलेक्शंस देखेंगे, जो मिलिटेंसी का बुनियाद जो तस्वुर किया जा रहा है कि उन इलेक्शंस में जो धांधलियां हुई थी उसको किस तरह से हमारे दोस्तों ने उस पार जो बैठे हैं किस तरह से उन्होंने उसको इस्तेमाल में लाया और उस चीज को किस तरह से यहाँ के लोगों में वो भावनाएं पैदा की। तो कहीं कहीं मुफ्ती मोहम्मद सईद ने होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहकर भी उन लोगों को अपने साथ वक्ती तौर जोड़ने की कोशिश की। आज के जो लोग हैं, आज के जो युवा है, दे आर फुली अवेयर अबाउट दीज थिंग्स और वो जानते हैं कितने पानी में है। अब रहा सवाल सिर्फ अखबारी पन्नों पे उनके फोटो और खबरें आना, मेरे ख्याल से पीडीपी के जो दिग्गज के लीडर थे, मैक्सिमम लीडर उनके जो थे वो भाग गए हैं। वो तो या तो पीपल्स कॉन्फ्रेंस में चले गए हैं या किसी और पार्टी, अल्ताफ बुखारी साहब की अपनी पार्टी में। अब जहां तक गुलाम नबी आजाद साहब मैदान में आ गए हैं, गुलाम नबी आजाद साहब और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बहुत
करीबी मरासिम हैं, वो आपस में मिलते भी हैं और फोन पे बात भी करते हैं। शायद डॉक्टर फारूक साहब ने इसीलिए ये बयान दिया था कि मैं हैरत ज़दा हूं कि गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफा दिया। शायद उसको खबर भी हो सकता है, फारूक साहब कल के डेट में नरेंद्र मोदी साहब को कहेंगे आप पार्लियामेंट का इलेक्शन श्रीनगर से लड़े, मैं आपको जितवाऊंगा, ये भी मुमकिन है। रहा सवाल जो इस वक्त सूरत हाल है, क्या हुकूमतें बदलने से जो वादी है, जो घाटी है, घाटी के हालात बदल सकते हैं कि नहीं, ये एक बहुत सवाल है। मेरे जो मित्र वहां बोलते हैं, मुझे ये लगता है कि कश्मीर के हालात किस तरह से ठीक हो जाएंगे, उनके लिए जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं या सियासी जो क्या कहेंगे हम उनको एडवाइजर्स हैं, वो गहराई से मुताला नहीं करते। अगर हम देखेंगे जो हालात तब्दील हुए हैं आफ्टर एब्रिगेशन ऑफ आर्टिकल 370, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पर्दे के पीछे कोई बहुत बड़ा वो वॉल्केनो छुपा हुआ है, जब वो बाहर आएगा तो फिर परेशानी जन्म लेगी। मैं समझता हूं बीजेपी आए, पीडीपी आए, नेशनल कॉन्फ्रेंस आए या गुलाम नबी आजाद साहब कल के डेट में आए, सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि क्यों आज के डेट में भी सड़कों पे बेरोजगार लोग कश्मीर में बाहर निकल रहे हैं। क्या वजह है कि आज भी उनकी अपॉइंटमेंट में कहीं धांधलियां होती है। जहां तक इलेक्शन का ताल्लुक है, मुझे नहीं लगता है अभी इलेक्शन यहाँ विधानसभा के होंगे, क्योंकि जो 3 दहाइयों में यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे तबाही हो चुकी है, वो 3 सालों में ठीक नहीं होंगे, बल्कि इसके लिए और 10 साल चाहिए। अब सेंट्रल गवर्नमेंट भी अभी शायद उन्होंने ऐलान किया था कि हम इस साल इलेक्शन करेंगे, फिर बीच में जो नई डिलिमिटेशन का प्रोग्राम आया था, फिर वोटर्स का अब उनको नया वोटर लिस्ट बनाने का मामला आया है, नए वोटरों को इंदराज करना है, उसके बाद बहुत सारी बातें आ रही है। मुझे नहीं लगता है कि अगले साल भी इलेक्शन होगी। एक बात जरूर है जो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ अपने दर्शकों को आपके माध्यम से, कि अब वो नजरियाती सियासत नहीं रही, नजरियाती सियासत का खात्मा हुआ। अब बाबा अजदादों की वो सियासत नहीं, अब सियासत ये रही है कि रोटी कपड़े और मकान की। अब सियासत रही है ज्यादा से ज्यादा फायदा कमाने की। आज के डेट में युवा वोटर हो या बड़ा वोटर हो, मर्द वोटर हो या औरत वोटर, वो सिर्फ ये समझते हैं कि मुझे किस पॉलिटिशियन से ज्यादा फायदा मिलेगा, वो उसी का दामन थाम लेगा, वो उसी का हाथ पकड़ेगा। जहां तक इसकी एक मिसाल है, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस एक नजरियाती तंजीम है, वहां बहुत सारे लोग थे, अगर पीडीपी एक नजरियाती तंजीम है, एक आइडियोलॉजी उनके पास है, क्या वजह है उनके वो लीडर भी वो तंजीम छोड़कर चले गए अपनी पार्टी और पीपुल्स कॉन्फ्रेंस में, जो अपने बल पर इंतखाब जीतते हैं और अपने बल पर इंतखाब लड़ते हैं। मुझे लगता है जिस पॉलिटिकल पार्टी या जिस पॉलिटिकल लीडर को कहीं ना कहीं दिल्ली का आशीर्वाद हो, तो वही यहाँ ज्यादा चलेगा और उसी को आवाम भी यहाँ सपोर्ट करेगा। बाकी कौन प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या देता है, कौन सा नारा देता है, लेकिन एक बात ये भी खराबी है कि जो आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स खत्म हो रही है, वो उससे अपोजिशन खत्म हो जाएगी, क्योंकि अपोजिशन जब मजबूत होगी तभी सही ढंग से काम हो जाएगा। अगर हम उस पर गौर नहीं करेंगे तो कल के तारीख में मुझे नहीं लगता है यहाँ के जमीनी हालात बदल जाएंगे। मैं कश्मीर की बात कर रहा हूँ, मैं जम्मू की बात कर रहा हूँ, मैं पूरे मुल्क की बात नहीं कर रहा हूँ। वहां किस तरह से वो सिस्टम चला रहे हैं, जहां हम कश्मीर को देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर में उस तरह से सियासत नहीं चल रही है। क्योंकि अगर एब्रिगेशन आर्टिकल 370 के बाद बहुत सारे लोगों को बंद किया गया इसलिए कि वो करप्शन में फंसे हुए हैं, क्या वजह है उनको फिर छोड़ दिया गया, क्या वजह है उनके पास उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। इससे ये बात वोटर को पता लग जाता है कहीं ना कहीं इन पॉलिटिशियनों के तार सेंट्रल गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं उनको रिलैक्सेशन दी जा रही है। जब ये बातें हों तो एक वोटर भी अब इतना चालाक बन गया है, उसको पता है कि मेरे लिए गुलाम नबी आजाद ठीक है, मेरे लिए बीजेपी ठीक है, मेरे लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ठीक है या बीजेपी ठीक है। और वोटर को फांप लेना कबल वक्त ये इंतहाई मुश्किल है, क्योंकि ये भी पता नहीं चलता है कि आखिरी मरहले जब उसको बटन दबाना होता है वो कहाँ पे बटन दबाएगा। तो ये आने वाला वक्त ही साबित कर देगा कि कौन कितने पानी में। सौरभ जी यहाँ में जी मैं जुनैद आपके पास आऊँगा। दर्शकों को बता दूं, अभी हम लोग फारूक अब्दुल्ला पर बात कर रहे थे
फारूक अब्दुल्ला से याद आया, एक ईडी का मामला भी चल रहा है। क्रिकेट जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के वो मुखिया रहे 2001 से 2012 के बीच। 2004 से 9 के बीच वित्तीय हेराफेरी सीबीआई और ईडी की जांच में सामने आई है। 21 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति कुर्क हो चुकी, जिसमें अब्दुल्ला परिवार की भी 11.86 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति शामिल है। एक फैक्ट है, मुझे लगा कि जब इतनी राजनीतिक व्याख्याएं हो रही हैं तो इस फैक्ट पर भी नज़र डाल ली जाए। जी जुनैद साहब। मैं ये कह रहा था कि अभी आपने मुफ्ती परिवार, महबूबा मुफ्ती के परिवार को लेकर कहा। जी, अगर आप मुफ्ती परिवार को देखेंगे तो मुफ्ती परिवार में मुफ्ती मोहम्मद सैयद जब जीवित थे तो उन्होंने अपने जीवन काल में महबूबा मुफ्ती के लिए पार्टी तैयार की। महबूबा मुफ्ती के लिए पार्टी ऐसे तैयार की कि जो उनकी उम्र के लोग थे उनको आहिस्ता आहिस्ता पार्टी में लाया, उन्हें प्रमोट किया। और प्रमोट करने के बाद अगर आप ये भी देखेंगे कि 2014 के बाद जब इनकी सरकार बनी, जिन लोगों को मुफ्ती मोहम्मद सैयद ने राज्यसभा भेजा, उनको इसीलिए राज्यसभा भेजा था ताकि मुफ्ती मोहम्मद सैयद ने ये सोचा कि मेरी बेटी महबूबा मुफ्ती के लिए एक टीम तैयार हो। पारिवारिक पार्टी में अक्सर यही होता है कि पिता कोशिश करता है कि भाई जो लोग मैं ले आऊं वो लॉयलिस्ट हो मेरी बेटी के भी। मुफ्ती मोहम्मद सैयद ने जब पार्टी बनाई थी उस वक्त इस पार्टी में दो ताकतवर धड़े थे। एक धड़ा था मुफ्ती मोहम्मद सैयद का, दूसरा धड़ा था गुलाम हसन मीर का। लेकिन 2002 और 2008 के बीच की जो राजनीति हुई, उस राजनीति में मुजफ्फर हुसैन बेग एक और नया पावर सेंटर बनकर उभरे और फिर साफ होने लगा ये आहिस्ता आहिस्ता कि मुफ्ती पार्टी में अगर कोई एक ताकतवर आदमी मुफ्ती मोहम्मद सैयद के बाद मुख्यमंत्री का चेहरा बन सकता है तो मुजफ्फर हुसैन बेग बन सकता है। 2014 का कालखंड आया, उस कालखंड में मुफ्ती मोहम्मद सैयद दोबारा से सत्ता में आए और मुफ्ती मोहम्मद सैयद को सत्ता में लाने के लिए ये पूरा घाटी इस चीज का गवाह है। वो ये कहते हैं कि उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती थी जिसने अपने पिता को जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बनाया। अब आगे 2014 के कालखंड में मुफ्ती मोहम्मद सैयद पहले मुख्यमंत्री बनते हैं, उसके बाद उनका देहांत होता है। देहांत के बाद जब सुपर सेशन की बारी आई जी अब कौन बनेगा, तो अटकलें ये थी कि शायद मुजफ्फर हुसैन बेग को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और महबूबा मुफ्ती जो हैं वो पार्टी की केवल मात्र अध्यक्ष रहेंगी। ये उस समय कहा जा रहा था, लेकिन वो हुआ नहीं। महबूबा मुफ्ती को अपनी कोटरी ने कहा कि आप बनिए। फिर 3-4 पावर सेंटर आए। एक पावर सेंटर था मुजफ्फर हुसैन बेग, एक पावर सेंटर बन गया सैयद अल्ताफ बुखारी, बड़े सारे पावर सेंटर बने। अब 2018 में सरकार के खत्म होने के बाद, पार्टी के टूटने के बाद और अल्ताफ बुखारी की अपनी पार्टी बनाने के बाद, पार्टी के दिग्गज नेताओं के अल्ताफ बुखारी की पार्टी का नाम ही है अपनी पार्टी। मतलब आपको लगे कि उन्होंने ही फॉर्म्ड हिज ओन पार्टी, वैसा नहीं, उनकी पार्टी का नाम है। जैसे केजरीवाल की पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी, मोदी जी की पार्टी का नाम है, अच्छा लोग आपके देखिए क्या होता है, मैं बताऊं आपको, मैं फ्लो में बोल गया केजरीवाल की पार्टी और मोदी में मैंने मोदी जी बोल दिया, तो कई लोग आके इस पे भी टोकेंगे, केजरीवाल जी नहीं बोला, मोदी जी बोल दिया। तो नरेंद्र मोदी की पार्टी का नाम है भाजपा, वैसे ही अल्ताफ बुखारी की पार्टी का नाम है अपनी पार्टी, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी। तो उसके बाद जब उनकी पार्टी टूटी है, पार्टी टूटने के बाद महबूबा मुफ्ती एक बहुत बेहतरीन पॉलिटिशियन इस सेंस में है कि उसे अंडरस्टैंडिंग है कि उसकी पार्टी इस समय कहां खड़ी है। सभी दिग्गज नेता पार्टी से जा चुके हैं। अब महबूबा मुफ्ती अपनी बेटी इल्तिजा मुफ्ती को लॉन्च करने जा रही हैं और लॉन्च ऑलमोस्ट कर भी दिया है। इल्तिजा मुफ्ती को लॉन्च करने का मतलब अब जो दाएं बाएं जितने भी लोग महबूबा मुफ्ती के आपको नजर आएंगे वो सभी युवा लोग नजर आएंगे। अच्छा। आपको बहुत कम बुजुर्ग नजर आएंगे, बहुत कम जो है कम उम्र के लोग आपको नजर आएंगे। यहाँ तक अब्दुल्ला परिवार में भी लॉन्चिंग का कार्यक्रम शुरू हो चुका है उम्र के बाद की पीढ़ी के लिए। उम्र के बाद की पीढ़ी जो अभी बहुत छोटी है, लॉन्चिंग जरा थोड़ा सा मुझे लगता है उसमें समय लगेगा। एक आध इलेक्शन वेट करेंगे। तो अभी इल्तिजा मुफ्ती को वो लॉन्च कर रही हैं और महबूबा मुफ्ती ये भी जानती है, डीडीसी के चुनाव में भी उनको इस चीज का पता चल गया था कि अगर एक बहुत ताकतवर कोई दल घाटी में है तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, हम उनके मुकाबले में कहीं खड़े नहीं होते। तो इल्तिजा मुफ्ती के लिए अब तैयारी की जा रही है और जो पार्टी छोड़कर जा रहा है सौरभ जी, ये भी आप जानकर हैरान होंगे कि वो कोई कोशिश नहीं करती कि किसी को पार्टी में वापस ले आए। अच्छा। हालांकि कई लोगों ने कहा कि हम पार्टी में वापस आएंगे, लेकिन महबूबा मुफ्ती ने ये बात तक नहीं करी कि हम पार्टी में वापस लेंगे किसी को। यानी साफ तौर पर ये कि आपने पूछा मुफ्ती परिवार को लेकर, तो मुफ्ती परिवार में वो जो बैटल ऑफ सक्सेशन है वो कोई है ही नहीं। इल्तिजा मुफ्ती आने वाला कल है और आने वाली पीडीपी जो है वो इल्तिजा मुफ्ती की अध्यक्षता में होगी और ये सारे युवा नेता जो ये जो आने वाला कल का चुनाव है वो तो सीधा नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाम नेशनल कॉन्फ्रेंस वर्सेस बीजेपी का चुनाव होने जा रहा है। बीच में कांग्रेस होगी, बीच में अन्य दल होंगे, लेकिन जहां तक मुफ्ती परिवार का है तो इल्तिजा मुफ्ती जो है वो आने वाला कल है मुफ्ती परिवार की। अच्छा, 2-3 विषय हैं जम्मू कश्मीर का जिक्र आता है तो उन पर अनिवार्य रूप से बात होती ही है, होनी भी चाहिए। एक विषय है कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा का, जिसका जिक्र भी हुआ जब सुनील और सब लोग बात कर रहे थे, और अलग 2 उनके लिए विधानसभाएं और नॉमिनेशन का मामला है वो भी।
सुनील, पिछले दिनों आपने एक चश्मदीद से बात की थी, एक नरसंहार के। मैं ओवरऑल वो सेंटीमेंट इस बार जब इलेक्शन होंगे तब वो सेंटीमेंट किस तरह से एग्जिस्ट करेगा, कश्मीरी पंडित और पूरी जो उसके इर्द गिर्द राजनीति होती है वो भी, घाटी के कश्मीरी पंडित, जम्मू के कश्मीरी पंडित और कश्मीरी पंडित डायस्पोरा, जो इसके 3 एंगल हैं, वो मैं समझना चाहता हूँ आप लोगों से। दूसरा, ये जो कुछ नए प्लेयर दिख रहे हैं जैसे विकार रसूल वानी हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष बना दिए गए, अभी जम्मू भी पहुंचे 30 अगस्त के रोज़। यूसुफ तारिगामी हैं, इलेक्टोरली बहुत इफेक्टिव नहीं है लेकिन आइडियोलॉजिकली बहुत साउंड माने जाते हैं, लेफ्ट फ्रंट के चेहरे हैं, नेता हैं, और गुपकार अलायंस के भी मेरे ख्याल से चेयरमैन वही हैं। नहीं, गुपकार अलायंस के चेयरमैन तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हैं, उसके प्रवक्ता हैं, प्रवक्ता स्पोक्स पर्सन है, तो उनके भी बयान भी आए हैं। और तीसरा, मैं ये समझना चाहता हूँ कि जो रूबिया सईद मर्डर केस में अब पूरी रूबिया सईद, माफ करिएगा, किडनैपिंग केस में जो पूरा ट्रायल और सब कुछ चल रहा है, और यासीन मलिक और इनके सरीखे लोगों को जो अब तक फ्रीली घूम रहे थे, अपने आप को सेपरेटिस्ट लीडर बता रहे थे, सब सहूलियतें उठा रहे थे, तो इनको जब अब फाइनली कानून का जो प्रक्रिया होनी चाहिए उसका पालन करके सज़ा मिलने की तरफ अग्रसर हैं, तो जो और पुराने सेपरेटिस्ट लीडर हैं उनकी स्टैंडिंग कहाँ दिखती है? राहिल साहब, मैं आपसे भी इस पर जानना चाहूँगा। ये जो पुराने सेपरेटिस्ट लीडर हैं, जो एक पूरा हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का एक फ्रंट चला करता था, एक नॉन पॉलिटिकल लेकिन अपने आप को वो मोस्ट पावरफुल प्लेयर माना करते थे, और अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में और उसके बाद मनमोहन सिंह के भी ज़माने में जब भी वार्ता होती थी तो वो एक अहम धड़ा हुआ करते थे, उनकी अभी स्टैंडिंग क्या है? जी सौरभ, ये प्रश्न मेरे लिए। सुनील, आपसे शुरू करेंगे, फिर राहिल साहब पे आएंगे और फिर क्लोज करेंगे जुनैद के साथ। ठीक है सौरभ, आपके इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले एक छोटा सा एनेक्डोट आपसे शेयर करना चाहता हूं। आपने अपनी पार्टी का जिक्र किया अभी थोड़ी देर पहले कि उनकी पार्टी का नाम ही अपनी पार्टी है। सौरभ, मैं आपको बता दूं, जब ये थोड़ी राजनीतिक गलियारों में सुगबुगाहट चल रही थी कि अल्ताफ बुखारी कोई नई राजनीतिक पार्टी बना सकते हैं, पीडीपी के जो बागी नेता हैं जो वहां से छोड़कर आ रहे हैं, तो मेरी उनसे एक बार एक टेलीफोन पर बातचीत हुई, तो मैंने अल्ताफ बुखारी से कहा कि ये जो अभी जो चर्चा चल रही है कि आप हो सकता है कोई नई पार्टी बनेंगे। बोला हाँ सुनील, मैं नई पार्टी बना रहा हूँ। बोला कौन सी पार्टी बना रहे? कह रहे अपनी पार्टी। मैंने बोला ठीक है, अपनी पार्टी तो बना रहे हैं, लेकिन कौन सी पार्टी? कह रहे अपनी पार्टी। मैंने बोला नहीं, नाम क्या होगा? कह रहे अपनी पार्टी। अच्छा, नाम ही अपनी पार्टी है। तो ये जो काफी बारी कंफ्यूजन भी क्रिएट कर देता है। जैसे कई जो राजनीतिक दल हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहते हैं हमारी जो अपनी पार्टी है, फिर कहते हैं नहीं हमारी अपनी नहीं, मतलब हमारी अपनी वो वाली अपनी पार्टी नहीं। तो इस पर काफी कंफ्यूजन की स्थिति रहती है। दूसरी बात सौरभ, जो एक महत्वपूर्ण बात है कि जैसे हमने फारूक अब्दुल्ला का जिक्र किया कि उन्होंने जो रूबिया सईद, जब उनका अपहरण हुआ था, उन्होंने इसकी जो है मुखालफत की थी कि जो आतंकवादी छोड़े जा रहे थे सौरभ। लेकिन ये भी एक सत्य है कि जब फारूक अब्दुल्ला की सरकार थी 1987 से 1990 तक, उस दौरान भी फारूक अब्दुल्ला सरकार ने दर्जनों आतंकवादियों को छोड़ा। 70 के करीब, अगर मैं गलत में नहीं हूं, 70 के करीब आतंकवादियों को फारूक अब्दुल्ला सरकार ने भी छोड़ा। ये वो लोग थे जो नियंत्रण रेखा पार करके वहां से ट्रेनिंग करके आए थे। तो ये भी एक सत्य है। जहां तक आपने बात की अभी अलगाववादी लोगों की, देखिए जब से अनुच्छेद 370-35 से हटा है, इस बात का श्रेय सरकार को जाना चाहिए कि जो अलगाववादी हैं, जो भारत विरोधी तत्व हैं, उन पर शिकंजा कसा गया है। और इसीलिए हमने देखा कि जो अलगाववादी हैं, जो कट्टरपंथ की सोच रखते थे, कट्टरपंथ इस्लामिक सोच रखते थे, पाकिस्तान के पक्ष में जो सोच रखते थे, उन पर शिकंजा कसा गया, कईयों को जेल में रखा गया, कईयों पर मुकदमे चल रहे हैं। और जो यासीन मलिक का जो विषय है, क्योंकि यासीन मलिक JKLF का आतंकी कमांडर था, खूंखार आतंकी कमांडर था, उसके खिलाफ इतने मामले थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन मामलों को ठंडे बस्ते में रखा गया कितने वर्षों तक, क्योंकि जो भी सरकार केंद्र में रही वो कहीं ना कहीं, जिसे कहते हैं कि इन अलगाववादियों से, इन आतंकवादियों से टेम्परेरी पीस बाई कर रही थी। यानी कि जो उनको कई बार जैसे ये आरोप भी लगते हैं कि न केवल पाकिस्तान से बल्कि यहां से भी इन लोगों को पैसे मुहैया होते थे, इनको अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस में लिया जाता था। और जहां तक हमने देखा कि किस प्रकार जो सरकारें रही, चाहे NDA 1 हो या NDA 1 में कह रहा हूं अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने से, उस समय भी देखे तो किस प्रकार हुर्रियत के लोगों के साथ बातचीत हुई और प्रधानमंत्री कैसे उनसे ठहाके लगाकर मिल रहे थे। फिर हमने देखा किस प्रकार डॉक्टर मनमोहन सिंह ने यासीन मलिक के साथ मुलाकात की, वहां पर भी ठहाके लगाए जा रहे थे। तो आतंकवाद के जो पीड़ित लोग हैं, उनके ऊपर ये एक प्रकार से जख्मों पर नमक छिड़कने वाली जैसी बात थी।
सबको ये लग रहा था कि ये क्या हो रहा है कि देश की सरकार, देश के प्रधानमंत्री उन लोगों से हाथ मिला रहे हैं जिन लोगों के हाथ खून से रंगे हुए हैं। अब मैंने कि जैसे कहा कि अब श्रेय देना होगा इस सरकार को कि जिस प्रकार से अलगाववादियों पर शिकंजा इसको कसा है। इररिलेवेंट कर दिया। बिल्कुल, जैसे मैं अभी बता दूं कि अगर इस समय हम मीरवाइज उमर फारूक की बात करें तो कभी कभार कहीं कहीं से कोई सुगबगाहट आ जाती है, कोई खबर आ जाती है कि हो सकता है कि उनसे कोई वार्ता, कोई लिंक स्थापित हो रहा है, उनसे एक चैनल जो है वो शुरू किया जा रहा है कि वो किसी तरह मेन स्ट्रीम में आ जाए, यानी कि मुख्य धारा की राजनीति में आए। क्या वो आएंगे ये देखना बाकी है, लेकिन हमने देखा कि किस प्रकार अनुच्छेद 370-35 से हटने के बाद मीरवाइज उमर फारूक का कोई बहुत बड़ा बयान नहीं आया है, ट्विटर पर नहीं। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस बेशक कोई बयान देती होगी, लेकिन मीरवाइज चुप है। तो साफ तौर पर उनको भी पता लग गया है कि ये सरकार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार नहीं है, ये सरकार डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार नहीं है, ये अलग तरीके से चल रही है। और सुनील, इस पर राहिल साहब की भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। राहिल साहब, इस सेपरेटिस्ट लीडर्स को लगता था कि उनके बिना ना तो शांति प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है, ना लोकतांत्रिक प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। कहा जा रहा है सबकी दुकानें अब बंद हो गई हैं और सबकी फिक्र ये हो गई है कि मनी लॉन्ड्रिंग जैसे किसी केस में वो नप ना जाएं, क्योंकि अब जिनको जैसी फंडिंग मिली है सबके सोर्सेज की भरपूर जांच हो रही है। कोई किसी पे नहीं करता एतबार इस शहर में, है मर्द जन नफरत में गिरफ्तार इस शहर में, लाशों के ढेर हर सौ कौन किसको ढूंढे, खुशी से झूम रहे हैं सौदागर इस शहर में। मैं अनिल भट्ट साहब से कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, एक्चुअली वो भी हमारे दोस्त है, वो भी हमारे भाई बंधु है, हम सब हिंदुस्तानी है, हम सब कश्मीरी है। हमें हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हो या कोई और जो अफेयर्स रखता हो उसको ये करना चाहिए, चाहे अटल जी ने किया, चाहे मोदी साहब करेंगे कल के डेट पे, जैसे उन्होंने कहा था मीरवाइज साहब से किसी बैकडोर चैनल पे बात हो रही है, होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे भाई है, हमारे हिंदुस्तान के नागरिक हैं। हमें ये समझना चाहिए हम किस तरह से उन्हें अपनाएं, किस तरह से हमें उन्हें अपना दोस्त बनाएं। लेकिन जो भी बंदा गलत होगा उसको गलती का सजा बहरहाल भुगतना होगा। मैं ये समझता हूं कि कश्मीर में आफ्टर एब्रिगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एक नुमाया तब्दीली आ गई है, लेकिन जो सेंटर में बैठे लोग समझते हैं उतनी तब्दीली नहीं आई, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे अभी भी बहुत सारे चीजें हैं जो अंडर कारपेट है, जिनको ओपन करने की कोशिश होनी चाहिए। जी, और उसमें सबसे देखिए 2-3 चीजें यहां दर्शक समझ लें। एक ये सत्य है कि अगर किसी ने भी भारतीय राज्य के खिलाफ या इसके नागरिकों के खिलाफ किसी भी किस्म का षड्यंत्र या हिंसा की है, उन्हें किसी भी अगर मगर के फेर में नहीं बख्शा जाना चाहिए, पॉइंट 1। पर एक बात और भी है जो दर्शकों को आजकल की जो भावुक इंटरनेट राष्ट्रवाद वाली थ्योरी है उससे इतर ध्यान रखनी चाहिए कि इंडियन स्टेट ने अपने बनने से लेकर अब तक कई अलगाववादी नेताओं से न सिर्फ बातचीत की है, बल्कि बातचीत के जरिए कई राज्यों के मसले सुलझाए भी गए हैं। और ऐसा भी इस देश में हुआ है कि अभी कल तक जो वांटेड थे उन्होंने चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लिया, अकॉर्ड पर साइन करके और मुख्यमंत्री भी बने। आप उत्तर पूर्व के राज्यों के जब शांति समझौतों के बारे में पढ़ेंगे तब विस्तार से इसके बारे में जानेंगे, चाहे वो मिजो इलाकों का मामला हो, चाहे वो नागा इलाकों का मामला हो या ऐसे दूसरे मामले हों। तो जब भी हम अलगाववादियों पर बात करें तो इसको इस बाइनरी में न रखें कि अलगाववादियों से बात करनी है या नहीं करनी है, क्योंकि स्टेट हमेशा पीसफुल सॉल्यूशन खोजता है। ये भी देखता है कि वो जो अलगाववादी हैं वो कितनी बड़ी संख्या को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, उनका दखल कितना है। लेकिन क्या इसका मतलब हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेताओं को ये ताकत दे देनी चाहिए कि वो रेहन पर रख सकें, वो बंधुआ बना सकें किसी भी किस्म के पीस प्रोसेस को? बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। क्या यासीन मलिक जैसे आतंकवादी को खुली छूट देनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। पर इस कंटेक्स्ट को भी ध्यान में रखें। जो बात नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के लिए हो रही थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के लिए हो रही थी, वो स्टेट और सेपरेटिस्ट मूवमेंट के मामले पर भी लागू होती है। इस देश में देखा गया और भविष्य में भी देखा जाएगा, क्योंकि अंततः इस देश के आर्मी ऑफिसर्स भी यही बात कहते हैं कि देश के अंदर किसी भी समस्या का मिलिट्री सॉल्यूशन वो बहुत लास्ट चीज़ होती है। और हमने देखा है जब मिलिट्री दखल हुआ है तब उसके किस तरह के नतीजे भी आए हैं। तो दर्शक चूंकि समझदार है इसलिए वो इस बात को भी ध्यान में रखें। जुनैद साहब, योर क्लोजिंग रिमार्क। अभी कश्मीरी पंडितों को लेकर आपने बात की,
पत्रकार के नाते कुछ अनुभव हैं मेरे, वो अनुभव आपके साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सैयद अली शाह गिलानी जीवित थे और मैं उस समय नया नया पत्रकार हुआ था। मैं उनसे मुलाकात करने के लिए गया और मैंने उनसे बहुत सारे सवाल पूछे और एक सवाल मैंने उनसे ये पूछा कि आप लगातार ये कहते हैं कि जो कश्मीरी पंडितों का घाटी में उनका जेनोसाइड हुआ, उस जेनोसाइड को लेकर आप, या जो हत्याएं वहां पर हुई उन हत्याओं को लेकर, उस जेनोसाइड को लेकर आपका ये मानना है कि ये हमने नहीं करवाया, ये सारे का सारा सेंट्रल एजेंसीज का काम है, हमारा काम ये नहीं है। मैंने कहा आप एक काम कीजिए, मैं आपके पास आया ही हूं, एक बयान दे दीजिए, इसमें ये कहिए कि भाई इंटरनेशनल एजेंसियां इसमें प्रोब करें और प्रोब करके बता दें कि भाई सच क्या है, झूठ क्या है। और ये मैं बात कर रहा हूं 2006-07 के कालखंड की, जिस समय जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आज़ाद मुख्यमंत्री थे। आप सौरभ जी जानकर हैरान होंगे, मैं आया हूं, अपने डेस्क पे बैठा हूं और मैंने ये खबर लिखनी शुरू कर दी। खबर लिखनी शुरू कर दी, गिलानी साहब का एक आदमी मेरे पास पहुंचता है। सैयद अली शाह गिलानी का आदमी मेरे पास पहुंचकर मेरे साथ साथ वाली कुर्सी पे बैठकर मुझे ये कहता है कि जुनैद साहब मसला ऐसा है, बाकी तो सब ठीक है, लेकिन वो जो कश्मीरी पंडित वाला मामला है उसको छोड़ दीजिए, उस पर बात करने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा जी वही तो खबर है, खबर उसके अलावा क्या है? उन्होंने कहा नहीं, अब ये गड़े मुर्दे उखाड़ना ठीक बात नहीं है। क्यों किया ऐसा? इसका मतलब कश्मीरी पंडितों को लेकर उनकी नीयत क्या थी उसका पता चलता। एक और अलगाववादी नेता, उनके दामाद श्री की दुकान श्रीनगर शहर में थी, पूरे शहर को उनने अजाब में डाल रखा। लगभग मुझे लगता है 2 महीने लगातार स्ट्राइक रही, किसी दुकानदार को दुकान नहीं खोलने दी गई। लेकिन जब दामाद श्री घर आए और उन्होंने परेशान करना उनको शुरू किया तो दामाद श्री के चक्कर में जो है दुकान फौरन खुलवा दी गई। यानी बाकी लोगों के लिए स्ट्राइक, लेकिन उनके अपने लोगों के लिए स्ट्राइक कोई भी नहीं। उसके बाद एक और अलगाववादी नेता है, उनको लेकर कश्मीर के एक प्रसिद्ध अखबार, जिस अखबार का आर्काइव्स गुम हो गया, उस अखबार में खबर आती है। कौन सा अखबार? सर्च, एक तो कोई अखबार है कश्मीर का, एक बड़ा प्रसिद्ध अखबार, नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन मैं पत्रकार हूं, वो भी पत्रकारिता में ही है। तो उस अखबार में खबर आई कि एक कश्मीरी अलगाववादी नेता जो आजकल जेल में है, उस अलगाववादी नेता को जब लोगों ने अपने कांधे पे उठाया, कांधे पे उठाने से क्या हो गया कि उनकी जेब के ऊपर हाथ पड़ गया, हाथ से कुछ चीजें नीचे गिर गई, तो पीछे किसी पत्रकार ने वो सारी पर्चियां इकट्ठी कर ली। सौरभ जी आप जानकर हैरान होंगे, उन पर्चियों के ऊपर लिखा हुआ था किसको कहां ट्रांसफर करना है, किसकी कहां पोस्टिंग करानी है। एक और अलगाववादी नेता, वो अलगाववादी नेता जो बाकी कश्मीर घाटी की बच्चियों के लिए, बेटियों के लिए, सबके लिए कहता था कि बुर्का होना चाहिए, हमें इस्लाम को इस तरीके से फॉलो करना चाहिए, उस तरीके से फॉलो करना चाहिए। जब उनकी अपनी सुपुत्री की बारी आई, सब बेटियां बराबर हैं, लेकिन जब आप कानून बाकियों के लिए बनाएं तो पहले वो आपने अपने घर पर लागू करना है, तो घर पर लागू नहीं किया। उसके बाद धर्मपत्नी की ट्रांसफर के लिए कितनी बार वो बवाल कटवाते थे, आप जानकर मतलब आप जब इसको खोज करेंगे ना हैरान होंगे। केवल इसलिए क्योंकि उनकी धर्मपत्नी एक किसी विभाग में काम करती थी, उस विभाग के अंदर उनकी ट्रांसफर के लिए और उनकी पोस्टिंग घर के बिल्कुल नजदीक हो, उसको इंश्योर करने के लिए वो क्या कुछ किया करते थे, वो भी इतिहास का हिस्सा है। उसके बाद इन अलगाववादी नेताओं को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में और उसके अलावा पाकिस्तान में, पाकिस्तान की सरकार ने कहा जी यहां मेडिकल कॉलेजों में और यहां के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में वो बच्चे जो आतंकवादियों के होंगे, आतंकवादियों के रिश्तेदारों के बच्चे होंगे, जो आतंकवादी मुठभेड़ में मारे जाएंगे, उन बच्चों को यहां मेडिकल और इंजीनियरिंग की एडमिशंस मिलेंगी। सौरभ जी अभी उस मामले को इस समय एनआईए उसको डील कर रही है और एनआईए प्रोब कर रही है। आप जानकर हैरान होंगे कि बाज़ाब्ता कश्मीर में मंडी लगती थी और लोगों को यह कहा जाता था इतने लाख रुपए दीजिए, आपकी बच्ची की एडमिशन पाकिस्तान के कॉलेज में होगी, तब जाकर आपको चिट्ठी मिलेगी, जिस चिट्ठी को दिखाने के बाद आपको पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के कॉलेज में एडमिशन मिला करती थी। यानी वो भी एक धंधा था, जिस धंधे के जरिए ये लोग अपना ये काम आगे बढ़ाया करते थे। अंत में जितने भी जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता, खासकर कश्मीर घाटी के अलगाववादी नेता, इन अलगाववादी नेताओं को सुबह से लेकर शाम तक महिलाओं की बड़ी चिंता रहती है। कुरन पोशपुरा का मामला हो, बाकी मामले हो, हर मामले में आपको बवाल भी काटना इन लोगों ने, बाकी तमाम परेशानियां भी करनी। लेकिन जब अपनी बारी इन लोगों की आती है तो किसी ने शादी पाकिस्तान में करी हुई है, किसी ने शादी पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में करी हुई है। अगर आप एक समाज के अंदर एक कोई बीज बो रहे हैं तो आपको तैयारी कहां से करनी है? आपको तो अपनी समाज के अंदर सीमित होकर रहना चाहिए ना। आप अपने समाज से बाहर, मतलब आप अपनी लाइफ जिंदगी बहुत बढ़िया जीना चाहते हैं, लेकिन बाकी लोगों के लिए आपने वही जिंदगी जो है अजीरन कर रखी है। इस सरकार को अंत में एक चीज का मैं क्रेडिट जरूर देना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर में पहली बार कोई सरकार नजर आई है जिस सरकार की पॉलिसी अलगाववादियों को लेकर, अलगाववाद को लेकर
और अलगाववाद की मदद करने वाले लोगों को लेकर क्लियर है और जीरो टॉलरेंस है। जीरो टॉलरेंस है, क्लियर है। और हमको भी ये समझ में आ रहा है कि भाई पहली बार ये सरकार है जो साफ तौर पर कह रही है कि भाई अगर आप पाकिस्तान की बात करेंगे, आप अलग होने की बात करेंगे, तो आपसे कोई बात नहीं होगी, बिल्कुल आपको टॉलरेट नहीं बात किया नहीं होगी जाएगा, बल्कि कानूनन कार्रवाई भी होगी। अच्छा ये बताइए जरा, ये तीनों ही मेहमान, एक क्विक टिप्पणी, समय थोड़ा सा कम है। मनोज सिन्हा प्रशासन के बारे में मैं जानना चाहता हूं और यह भी जानना चाहता हूं कि जब भी जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे, कश्मीरियत का मुद्दा, कितनी ऑटोनॉमी रहे नहीं रहे, ये सब मुद्दे तो हैं ही, ये वेलफेयर स्कीम्स का मुद्दा, क्योंकि जब डीडीसी के चुनाव हुए थे तब लल्लन टॉप ने अपनी टीम कवरेज के लिए भेजी थी और तब वहां के गांव में हम गए, बोले साहब अब कश्मीर में क्या होता है, श्रीनगर की क्या पॉलिटिक्स है, बड़ी बड़ी बहसों में क्या बात होती है, वो सब एक तरफ है, पर हमारे यहाँ बिजली नहीं है, हमारे यहाँ पानी नहीं है, स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं, सड़क नहीं, इसका क्या करें, सिलेंडर नहीं है। तो कौन सी स्कीम्स आ रही हैं, कौन सी नहीं आ रही हैं, और अब जब इस तरह के सारे कॉन्स्टिट्यूशनल बैरियर हटा दिए गए हैं और सारी ही स्कीम्स पहुंच रही हैं, तो वेलफेयरिज्म भी एक मेरे ख्याल से बड़ा मुद्दा होगा चुनाव में। वेलफेयरिज्म एक बहुत बड़ा मुद्दा होने जा रहा है। जहां तक लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का ताल्लुक है, शासक के तौर पर बढ़िया शासक हैं, लेकिन नीचे काम शासक ने नहीं करना, नीचे काम ब्यूरोक्रेसी ने करना है। तो आपको ब्यूरोक्रेसी से जो इनपुट लगातार लेते रहना चाहिए, और जनसंपर्क नहीं था उनका। पिछले दिनों जब केंद्रीय गृह मंत्री के साथ एक मीटिंग हुई, उसके बाद जनसंपर्क भी साधना शुरू किया है, लेकिन ग्राउंड पर जो परकुलेट होना चाहिए था सौरभ जी ना, वो ग्राउंड पे चीजें परकुलेट नहीं हो पा रही हैं। उसका कारण क्या है, वो कारण तो जाहिर सी बात है सरकार जानती होगी, लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी इस तरीके से इस समय जम्मू कश्मीर में काम कर रही है जैसे राजाओं का एक दौर है, और राजाओं के दौर में जिस तरीके से ब्यूरोक्रेट काम किया करते थे, बिल्कुल वही उसी तरीके से जो है यहां तक हालत है कि किसी एक जगह, किसी कश्मीर घाटी में ही ये हुआ कि एक बुजुर्ग ने सिर्फ इतना कहा कि एडवाइजर साहब हम तो आपसे ही कहेंगे, किसी और से क्या कहेंगे। तो 2-4 दिन के बाद पता चला कि डीसी साहब ने जो है उनके खिलाफ फौरन एफआईआर लगवा दी, बुजुर्ग के खिलाफ एफआईआर लगवाई, मामूली सी बात करने के लिए, क्योंकि वो प्रशासन की शिकायत कर रहे थे, क्योंकि वो प्रशासन की शिकायत कर रहे थे। लेकिन ये बात भी बिल्कुल सही है, पिछले दिनों कुछ कदम लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने उठाए हैं, रिक्रूटमेंट को लेकर बड़े गंभीर हैं। रिक्रूटमेंट के मामले में धांधली हुई, और सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट थी, अकाउंट असिस्टेंट फाइनेंस की रिक्रूटमेंट थी, और उसके अलावा जेई जल शक्ति की रिक्रूटमेंट थी। इस बात के लिए मैं उनको क्रेडिट जरूर देना चाहूंगा कि कोई भी सरकार नहीं चाहती कि उनके कार्यकाल में अगर रिक्रूटमेंट में धांधली हो तो पर्दा डालने का काम होता है, लेकिन उन्होंने पर्दा डालने की बजाय इस मामले में सीबीआई की जांच के आदेश दिए, और अब सीबीआई की जांच जो है वो इस मामले में हो रही है। लेकिन ग्राउंड पर अभी भी आप जम्मू शहर में मेरे साथ घूमिए, प्रशासन के लेवल पर, पॉलिटिकल सिस्टम के लेवल पर करप्शन को बहुत दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। जी रायल साहब, वेलफेयरिज्म का बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। मैंने पहले ही अपनी बात सामने रखी थी कि अब लोगों को पता है, वोटर्स को पता है क्या करना चाहिए, कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन झूठे दावा कर रहा है। आज के डेट में हमारे युवाओं को डेवलपमेंट चाहिए, आज के डेट में हमारे युवाओं को रोजगार चाहिए। वेलफेयरिज्म का बहुत बड़ा मुद्दा आगे रहेगा। रहा सवाल जो इन्होंने अभी कहा था हाशमी साहब ने कि क्या हो रहा था, क्या हुआ, कैसे हुआ, मैंने इस पे भी एक नज्म अपनी लिखी है, किसने लगाई ये आग, किसने छेड़ा ये राग, पंछी मचाते हैं शोर, जलने न देंगे बाग, किसने लगाई ये आग। अगर वाकई सिंसियर लोग यहाँ बैठे हैं, एलजी साहब, तो जिन्होंने जिस तरह उन्होंने ग्रास रूट लेवल पे कोशिश की है कि वो सरकारी मुलाजमन को पाबंद बनाएं, ब्यूरोक्रेसी को पाबंद बनाएं, जो ऊपर से इम्प्लीमेंट ऑर्डर किया जाता है, लेकिन ग्रास रूट लेवल पे अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं होता है तो फिर उसका कोई मकसद नहीं है। इसीलिए मैंने कहा जो 30 साल की खराबी है सिर्फ 3 साल में ठीक नहीं होगी, बल्कि इसमें अभी 10 साल लगेंगे। यही मेरी राय है। थैंक यू सर। सुनील भट्ट, थैंक यू। मनोज सिन्हा का कार्यकाल कैसा है, नीचे कुछ ग्रासरूट लेवल पे बदल रहा है? देखिए सौरभ, मैं आपको बता दूं, मनोज सिन्हा जैसे कि हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश से आते हैं, कुशल प्रशासक माने जाते हैं, और उनका यहाँ पर शासन भी काफी अच्छा चल रहा है। लेकिन जैसे कि हम मानते हैं कि वो एक परिपक्व नेता रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, और उन्हें यहाँ पर जो ब्यूरोक्रेसी है उसको एनर्जाइज करने के लिए कई प्रयास किए हैं। जहां तक जनता की बात में कहूं तो यहाँ जम्मू कश्मीर के विषय में खासतौर पर एक अगर हम वेलफेयर स्कीम की बात करें तो जो आयुष्मान भारत योजना है जो कि पूरे देश में लागू है, लेकिन यहाँ जम्मू कश्मीर में स्पेशल एक्सेप्शन है कि जम्मू कश्मीर की सभी जनता को, यानी कि केवल जो
गरीब परिवारों से नहीं है बल्कि सभी जनता को इनकम ग्रुप के हो सबके लिए है। सबके लिए सबके लिए ये जो स्कीम है लाई गई है और इसका लाभ भी लोगों को मिल रहा है। खासतौर पर उन लोगों को जिनको कि अच्छे अस्पतालों में उपचार के लिए जाना पड़ता है, उनके लोग काफी ये सहायता हुई है, गरीब परिवारों को भी, मध्यम वर्गीय परिवारों को भी। लेकिन अभी भी कुछ जो है खामियां तो हैं, उसको ठीक करने में समय लगेगा। पहली बात, जो टेरर इकोसिस्टम था उसको जो है बंद किया जा रहा है। जैसे कि हमने देखा, जो आतंकवाद समर्थक है, जो आतंकवादियों के जो रिश्तेदार हैं, जो आतंकवादियों की सहायता करते हैं, उन लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, उन लोगों को सरकारी दफ्तरों से बाहर किया जा रहा है, नौकरियों से टर्मिनेट किया जा रहा है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कदम है। क्योंकि वेलफेयरिज्म की अगर हम बात करते हैं तो ये भी उसी दिशा में कदम है, क्योंकि जो लोग आतंकवादियों की सहायता करते हैं वो लोगों का भला कैसे कर सकते हैं। तो उन लोगों को बाहर करना ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और बहुत ही अच्छा कदम है, सराहनीय कदम है। और दूसरी बात, जैसे कि जुनैद ने भी कही कि जिस प्रकार से यहाँ रिक्रूटमेंट को लेकर धांधलियों की जो एलिगेशन सामने आई थी, उसको लेकर सीबीआई की जो इंक्वायरी की जा रही है, उसका काफी अच्छा कदम है, जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और जो दोषी हैं उनको सजा भी मिलेगी। लेकिन यहाँ पर युवा वर्ग जो है काफी इस समय रेस्टलेस है नौकरियों के विषय में, और कहीं ना कहीं लोगों को भी थोड़ा लगता है कि वैक्यूम है, क्योंकि कोई चुने हुए प्रतिनिधि नहीं है। चुनाव होंगे तो वो बिल्कुल शिकायत दूर होगी। ये सुनील बहुत महत्वपूर्ण देखें तो जी, ये महत्वपूर्ण बात है। और ये जम्मू कश्मीर के नागरिक, जम्मू कश्मीर का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और हमारे देश की सरकार, सबको ध्यान में रखना होगा। हमारे यहाँ का लोकतंत्र का सिस्टम ऐसा है कि हमारी उम्मीदें और हमारी नाराज़गी वोटिंग के जरिए प्रकट होती है, और हमारी तमाम ज़रूरतें जो हैं वो उस पॉलिटिकल सिस्टम, आपका कोई काम नहीं हो रहा है, आप अधिकारियों के पास जाते हो, सुनवाई नहीं हो रही तो आप सभासद, प्रधान, विधायकों के पास जाते हो। तो ये एक शॉक एब्जॉर्बिंग सिस्टम होता है, ताकि कभी कोई गुस्से का बड़ा रूप ना बने, सबकी लोकल स्तर पर कहीं कहीं सुनवाई होती रहे। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव हो, जल्द हो। दूसरी ज़रूरी बात है कि जब वो चुनाव हो तब अमन चैन बना रहे। तीसरी ज़रूरी बात है कि जो पाकिस्तान समर्थित गुट हैं वो अगर बहिष्कार का कॉल देते हैं, इन सब का कॉल देते हैं, तो उसको निष्प्रभावी किया जाए। जितना ज़्यादा इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन होगा उतना ही ज़्यादा ये बात इस्टेब्लिश होगी कि किस तरह से जम्मू कश्मीर न सिर्फ भारत का भिन्न हिस्सा है, बल्कि वहाँ पर भी चीज़ें पूरी तरह से नॉर्मल हैं। हम लोगों ने जम्मू कश्मीर की राजनीति के अलग अलग विषयों पर बात की। ये बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद।